हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर 9 है ये। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या होता है और पीएच की जो वैल्यूज़ होती हैं वो न्यूमेरिक डिजिट में कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि पीएच की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 14 तक वेरी करती है। 0 से लेके 6 तक आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है और 7 से जब आप क्रॉस कर जाते हैं यानी 8 से लेके 14 तक आपका बेसिक कैरेक्टर होता है। पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो ये न्यूट्रल वैल्यू कहलाती है, जो कि वाटर की होती है। तो उसी लेक्चर को आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग और देखते हैं। एक हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप जब आगे इस पीएच के बेस पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें बड़ा इसका एप्लीकेशन है। आपको दे रखा है वेरिएशन ऑफ पीएच विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वासाइन एंड OH माइनस एक्वासाइन। तो आपको बोला गया है कि अगर H प्लस आयन जो है एक्वासाइन की कंसंट्रेशन अगर चेंज होगी या OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन अगर बदलेगी तो पीएच की वैल्यू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ आपको समझनी है। तो देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था, इस डायग्राम को ज़रा चेक करें। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि पीएच की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 14 तक वेरी कर रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि पीएच वैल्यू और एसिडिक कैरेक्टर में इन्वर्स रिलेशन है। तो पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा उतना ही ज़्यादा। तो पीएच की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो सब्सटेंस मोस्ट एसिडिक कहलाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको ग्रीनिश पोर्शन दिखाई दे रहा है ये आपको बता रहा है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो अगर आप देखें तो पीएच की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। और क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम है तो जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वही तो रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक कैरेक्टर के लिए। तो पीएच की वैल्यू अगर 0 होगी तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि H प्लस आयन कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, तो क्या होगा, हमारा एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते जा रहे हैं तो आप देखिए ज़रा, ये जो ब्लैंक पोर्शन ये दिखा रहा है हमारे पास OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे मैं राइट की तरफ मूव करता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, लेकिन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यानी हम ये कह सकते हैं साफ साफ कि पीएच की वैल्यू इंक्रीज होने पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना इस बात का इंडिकेशन है कि पीएच की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा। लेकिन क्योंकि OH माइनस आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि पीएच की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आपका कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है। अब जब वैल्यू हमारे पास 7 आ जाती है, पीएच की वैल्यू 7 आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि सब्सटेंस जो है आपका न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के केस में होता है। यानी ये 7 की तरफ जो है हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है और बेसिक कैरेक्टर है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे करता है, क्योंकि पीएच की वैल्यू जब 7 होती है तो जितनी H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर उतनी ही क्या होती है हमारे पास OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। यानी जितना एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बेसिक कैरेक्टर, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। एंड फाइनली जो पीएच की वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर या फिर ब्लड भी ऑलमोस्ट हम लोग न्यूट्रल की कैटेगरी में ले लेते हैं। हमारे ब्लड का भी जो पीएच होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.4 के समथिंग होता है, तो वो भी हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल की कंडीशन में आ जाता है। तो ये क्या है, हमारे पास न्यूट्रल वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि जितनी H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उतनी ही OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है, क्यों इतनी डीप में हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसकी। तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एसिडिक कैरेक्टर है तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि उसके अंदर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 0 है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर कोई बेसिक सब्सटेंस है, अगर कोई बेस सॉल्यूशन है या एल्कली है, तो अब क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि उसमें सिर्फ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एसिडिक सब्सटेंस है तब भी वहाँ पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन होंगे,
अगर बेसिक सॉल्यूशन है या एल्कली है तो उसके अंदर भी आपके H+ आयन और OH- आयन कंसंट्रेशन होगी, बस फर्क होगा प्रोपोर्शन का। अगर हमारे पास एसिडिक सब्सटेंस होगा तो उस कंडीशन में H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, OH- आयन कंसंट्रेशन कम होगी। अगर सब्सटेंस बेसिक है तो उस कंडीशन में OH- आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगी। लेकिन अगर हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है तो जितनी H+ एक्वस आयन कंसंट्रेशन होगी उतनी ही क्या होगी, हमारे पास OH- आयन कंसंट्रेशन होगी। इसलिए सब्सटेंस क्या बन जाएगा, आपका न्यूट्रल बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो pH की वैल्यू है ये हम मेजर कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई जो पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया गया है उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर है या बेसिक कैरेक्टर है, और साथ ही साथ हमें ये भी कैसे पता लगेगा कि वो किस pH रेंज के अंदर आ रहा है, यानी pH की वैल्यू का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एसिड और बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग एक मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं या लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर आपको पीएच की वैल्यू चेक करनी है तो एक हमारे पास इंडिकेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, आप अपने लैब के अंदर देखेंगे ये येलो कलर की स्ट्रिप होती है विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से क्या होता है ये कई सारे डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, अलग अलग एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस के साथ, न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ भी डिफरेंट कलर क्या होता है, शो करता है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्योंकि कई सारे इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन है तो ये क्या काम करता है, अलग अलग एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट टाइप्स के क्या होता है, कलर शो करता है। हर एक इंडिविजुअल कलर किसी एक स्पेसिफिक पीएच की वैल्यू को क्या करता है, इंडिकेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछा जाए कि जो वाटर है हमारे पास उसकी पीएच वैल्यू 7 के लिए कलर क्या आता है, तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास पीएच की वैल्यू 7 के लिए जो कलर है वो यहाँ पर आता है आपके पास ग्रीन कलर। तो अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में डिसॉल्व करने पर, किसी डिप करने पर अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है तो इस बात का इंडिकेशन है कि वो जो सब्सटेंस है उसके पास कहीं ना कहीं कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, न्यूट्रल कलर मौजूद है। ऑल्दो हमारा ये जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा सा गलत भी हो सकता है क्योंकि ग्रीन के भी कई सारे शेड हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपके पास स्ट्रिप है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप है या फिर जो आप यूनिवर्सल सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कलर को पीएच के लिए जो कलर बैंड दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर, उस कलर के साथ में क्या करना है, आपको मैच करना है। या यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो फ्रंट आपकी स्ट्रिप होती है उसमें कलर का बैंड इंडिकेशन होता है और हर एक कलर किस पीएच वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है ये भी उसके अंदर मेंशन होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो पीएच इंडिकेटर आपको शो भी कर दूंगा, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर मैं आपको दिखा भी दूंगा तो किस तरीके से वेरी करता है। नहीं तो आप अपनी लैब के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। तो डिफरेंट कलर डिफरेंट कौन सी वैल्यूज बता रहा है आपकी पीएच की वैल्यू, यानी विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर यू कैन मेजर द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ एनी एसिड या फिर एनी बेस। आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से किसी भी पीएच की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि ये पीएच जो है हम लोग इसके ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो देखिए ज़रा, हमारे पास इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, पीएच की हमारे जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर अगर हम लोग बात करें हमारे अंदर क्या इंपॉर्टेंस है या एनिमल्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए ह्यूमन और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर जो पीएच रेंज है ना, हमारी बॉडी की जो एक्सेप्टेड पीएच रेंज है वो बहुत ही नैरो पीएच रेंज है, यानी हमारे बॉडी का जो पीएच है वो 7 से लेके 7.8 वैल्यू तक केवल वेरी कर सकता है। अगर 7 से कम हो जाए पीएच या 7.8 से बढ़ जाए तो क्या होता है, हमारे बॉडीज़ के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, स्किन डिसीजेज आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में रैशेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, बॉयल्स जिसको बोलते हैं फोड़े या फुंसियाँ आने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ये सारी की सारी चीज़ें कब होती हैं, जब हमारे बॉडी का जो पीएच है वो 7 से लेके 7.8 की जो वैल्यू है, जो नैरो रेंज है, इससे या तो कम हो जाए, बाहर निकल जाए, या फिर 7.8 से ज़्यादा बढ़ जाए। तो उस कंडीशन में हमारी जो बॉडी है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, रैशेज़ आ जाएंगे, रेडिशनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर, बॉयल्स फोड़े या फुंसी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसी डिफरेंट वेराइटीज़ की प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का? देखिए, हर एक क्रॉप जो एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस की जाती है वो एक सॉइल के स्पेसिफिक पीएच पे एक अच्छी प्रोडक्शन देती है। यानी जो आपकी पर्टिकुलर सॉइल है, डिफरेंट आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें अलग अलग जगह पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल आपको देखने को मिलती हैं और उनकी डिफरेंट पीएच हैं, और उस पीएच की वजह से वहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है। यानी पीएच की वैल्यू जो है, हमारे सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो ये डिसाइड करती है कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप अच्छी क्वांटिटी में क्या हो सकता है, प्रोड्यूस की जा सकती है। तो सॉइल के अंदर जो पीएच की वैल्यू है, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करती है कि कौन सी आपकी क्रॉप यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है अच्छी क्वांटिटी में, इसलिए एग्रीकल्चर में भी जो आपका पीएच है उसका बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये आपने बायो के अंदर भी पढ़ा होगा। हमारा जो स्टमक है ये ऑलरेडी एक एसिड सेक्रीट करता है जो कि होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज़ करता है, नॉर्मली इतनी लिमिटेड क्वांटिटी में रिलीज़ करता है जिससे हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो फास्ट हो सके, आराम से डाइजेशन हो सके, उससे हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होता। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हमको एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं इनडाइजेशन या अपच की प्रॉब्लम। ये इनडाइजेशन या अपच की प्रॉब्लम जब होती है तब क्या होता है उस कंडीशन में कि फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या फिर हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर ऑयली फूड खा लिया जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक क्या करता है, एक्सेस क्वांटिटी में ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो सेक्रीट करना शुरू कर देता है। और जब ये एक्सेस क्वांटिटी में सेक्रीट होता है बॉडी के अंदर तो क्या होता है, हमारे स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं उनके अंदर इरिटेशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है और हमको एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जलन, इरिटेशन की प्रॉब्लम। तो ये किसकी वजह से होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से होता है। एसिडिटी का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इनसाइड अवर स्टमक बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इनडाइजेशन, या फिर अगर हम लोगों ने कोई ऑयली या फिर ऐसा फूड इनटेक कर रखा है जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो आप मार्केट में कई सारे सिरप्स आते हैं, जैसे आपने डाइजीन का नाम सुना होगा। आजकल मोस्ट कॉमन जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इनो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी की सारी गैसो फास्ट आता है, कई सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में एसिड जनरेट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही हैं। इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड बोला गया है, इनको हम लोग बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोला जाता है, एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब हो गया, अगर आप इसको बीच में ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एंटी प्लस एसिड, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड्स का एंटी है, जो एसिड के ऊपर वार करता है, जो एसिड के ऊपर अटैक करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है ताकि हमें आराम मिल सके। वो सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, आपके पास एंटासिड्स कहलाते हैं। तो ये जो डाइजीन वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर जो मोस्ट कॉमन आपके पास केमिकल है वो याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो एंटासिड इस्तेमाल करते हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास सब्सटेंस है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। तो डाइजीन सिरप जो हम लोग लेके आते हैं या इस तरीके के कोई भी एंटासिड मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं तो उसमें जो मेन केमिकल कॉम्पोनेंट है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जानते हैं। ये एक माइल्ड बेस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे, हमारे स्टमक के अंदर जनरेट हो रहे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ताकि हम कंफर्टेबल फील कर सकें। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इन टूथ डिके। तो अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो क्या होता है, उस फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे टीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, स्टिक आउट हो जाते हैं। और जब अगर वो काफ़ी लंबे समय तक अगर स्टिक रहेंगे तो क्या होगा, उससे बैक्टीरियल डेवलपमेंट होता है, बैक्टीरिया जनरेट होते हैं माउथ के अंदर। और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, उस फूड पार्टिकल्स को जो कि माउथ के अंदर स्टिक हो गया है उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। इस डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिशन के दौरान माउथ के अंदर क्या होता है, एसिड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एसिड जनरेट होता है। ये जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजिशन के दौरान क्योंकि एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे माउथ का पीएच क्या होता है, कम होना स्टार्ट कर देता है। देखिए, हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनामेल की लेयर।
ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट की। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एनामल बोलते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो एनामल ही है। और एनामल का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इट इज़ बेसिकली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट की क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामल बोलते हैं। तो क्या होता है, ये एनामल जनरली क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में डिजोल्व नहीं होता। लेकिन अगर पीएच की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए, यानी माउथ के अंदर अगर एक्सेस क्वांटिटी में एसिडिक कैरेक्टर जनरेट हो जाए, तो ये जो एनामल की लेयर है वो कोरोड हो जाती है। कोरोड होने की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, आपकी जो एनामल की लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, कैविटीज़ बननी स्टार्ट हो जाएंगी माउथ के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी कब होती हैं, जब आपके माउथ के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टिक आउट होकर रह जाते हैं। बैक्टीरियल डेवलपमेंट की वजह से जब फूड पार्टिकल डिग्रेड होंगे, डिकम्पोज होंगे, तो एक्सेस क्वांटिटी में एसिडिक कैरेक्टर जनरेट होगा, जो माउथ के पीएच को 5.5 से कम ले जाएगा। और अगर 5.5 से कम हो गया तो ये इतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा जिससे आपकी एनामल की लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए हमको ये बोला जाता है कि हमें डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे खाना खाने के बाद या तो गर्गलिंग करनी चाहिए या फिर माउथ वॉश करना चाहिए प्रॉपर, या सबसे बढ़िया तरीका आपको बोला जाता है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मॉर्निंग में और इवनिंग में सोने से पहले टूथ ब्रश ज़रूर करना चाहिए, टूथपेस्ट ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। टूथपेस्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथपेस्ट का कैरेक्टर होता है बेसिक। तो जो भी आपका जो एसिडिक कैरेक्टर एक्सेस क्वांटिटी में जनरेट हो गया है, जिससे आपकी जो पीएच वैल्यू है माउथ की वो 5.5 से कम हो गई है, अगर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि ये बेस है, इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, पीएच को फिर से नॉर्मल रेंज में ले आएगा, आपके टूथ और उसकी जो एनामल की लेयर है वो एकदम सुरक्षित रहेगी, आपके दांत जो है वो लंबे समय तक सही तरीके से काम करते रहेंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज एसिड रेन। देखिए इस चैप्टर में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये अलग से मैं डील करूंगा इन क्वेश्चंस के बारे में। कुछ एक जो क्वेश्चन है जो बीच बीच में आने ज़रूरी थे वो मैंने आज यहाँ पर लिखे हुए हैं। बाकी इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं लेके आऊँगा। सारे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया आपको, व्हाट इज़ एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है। देखिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो हो रहा है, एयर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है, इस पॉल्यूशन में, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में कुछ गैसेस हैं जो रिलीज़ होती हैं, जिसमें एक है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और एक है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस। ध्यान से समझ लीजिए कौन कौन सी गैसेस का नाम लिया मैंने, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी SO2, और एक गैस का नाम लिया मैंने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जिसको SO3 के नाम से जाना जाता है। ये हमारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बेस पे आती हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब जब ये गैसेस क्या होता है, जब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंस है, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंस है, ये उसके साथ कंबाइंड होती हैं। तो अगर ये उसके साथ कंबाइंड होंगी तो देखिए ज़रा क्या होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये H2O के साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 कंबाइंड होगा तो आपको मिलेगा H2SO3, इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर यही सेम H2O SO3 के साथ कंबाइंड होता है तो आपको एक बहुत ही कोरोसिव एसिड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2SO4, ये कहलाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइंड होगा तो मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कंबाइंड करेगा तो मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो एसिड है, जब ये इसका क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो ये उसके अंदर ये जो एसिड है वो ट्रैप हो जाएगा और रेन के फॉर्म में ज़मीन के ऊपर आएगा, जिससे क्या होगा, पीएच वैल्यू जो है वो पानी की लेस देन हो जाएगी 5.6। याद रखिएगा पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.6 से कम हो जाएगी। तो अगर जो पानी आ रहा है ज़मीन के ऊपर, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो ऐसी रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। तो ये एसिड रेन हो किसकी वजह से रही है, पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, जिसमें कौन सी गैसेज रिलीज हो रही है मेनली, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस एसिड रेन के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि फाइनली वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होकर सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करती हैं, जो एसिड रेन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। ये जब पानी क्या होता है हमारा रिवर्स के अंदर या पॉन्ड्स के अंदर जाता है, एंट्री करता है, तो क्या होता है, जो रिवर का वाटर है उसके भी पीएच को ये कम कर देता है, जिससे एक्वाटिक स्पीसीज जो होते हैं
उनको हार्म पहुंचता है, उनको नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बोला गया है कि पॉल्यूशन को हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। ये आज की डिमांड है, ये आज समय की डिमांड है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल वॉरफेयर। तो देखिए बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स और इंसेक्ट्स हैं जो वॉरफेयर में यानी खतरा पाने पर एसिड का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने आप को वो सेफ़ रख सकें, अपने आप को बचा सकें। जैसे मोस्ट कॉमन आपको दिया है रेड आंट। रेड आंट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिका, ये फॉर्मिका भी कहलाती है रेड आंट। रेड आंट जब बाइट करती है तो आपने देखा होगा स्किन पे कहीं पर भी अगर वो बाइट कर लेती तो आपने देखा होगा वो उतना पोर्शन जो है वो स्वेलअप हो जाता है, और स्वेलअप होने के साथ साथ वहाँ पर इरिटेशन, जलन सी भी महसूस होती है। ये किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि रेड आंट जब बाइट करती है तो बाइट करने पर एक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंजेक्ट करा देती है। उस एसिड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड, रेड आंट का जो नेम है फॉर्मिका, वहीं से ही आया है फॉर्मिक एसिड, या फिर इसका IUPAC नेम है मैथेनोइक एसिड। ठीक है ना। तो IUPAC का मतलब क्या होता है ये तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मिक एसिड और IUPAC नेम होता है मैथेनोइक एसिड। तो ये जो एसिड है ये एक ही चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मिक एसिड को ही मैथेनोइक एसिड बोला जाता है या मैथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ये दो अलग अलग नाम एक ही सब्सटेंस के हैं। तो जब रेड आंट बाइट करता है तो बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड जो मैथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है, इसकी वजह से जो स्किन स्वेलअप होती है वहाँ पर क्या होनी शुरू हो जाती है? इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। हनी बी, जो हनी बी होती है इसका जो स्टिंग होता है, इसके स्टिंग के अंदर भी कौन सा एसिड पाया जाता है? सेम एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर मैथेनोइक एसिड। और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तो हनी बी का जो स्टिंग है जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट करेगा तो क्या होगा? वो पर्टिकुलर वो एरिया, वो पर्टिकुलर जो हमारा ऑर्गन है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। अगर हनी बी स्टिंग किसी के लगा होगा तो आपने इसको एक्सपीरियंस किया होगा बहुत अच्छी तरीके से। वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो स्वेलअप हो जाता है। अगर स्किन पे लग जाता है तो ये जो पूरा चेहरा है हमारा वो स्वेलअप हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो हनी बी का स्टिंग है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड और मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसके बाद आपको बोला गया है जो हमारे हिल स्टेशन होते हैं, हिल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो बेसिकली फॉरेस्ट वाला पार्ट है, जो आसपास जो ग्रीनरीज होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर एक प्लांट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटल प्लांट। इसका डायग्राम आपको NCERT में दिया हुआ है, वहाँ से आज आप उसको ज़रूर देखिएगा नेटल प्लांट के डायग्राम को। तो ये कुछ उसकी जो लीव्स होती है कुछ इस तरीके से होती है जैसा मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। अगर आप इनके लीव्स के ये जो देखेंगे, अगर आप इनके साइड्स देखेंगे तो साइड्स में आपको ये वाला पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये बिल्कुल आपको शार्प पोर्शन नज़र आ रहा है। यानी ये जो हेयर है वो स्टिंग हेयर हैं, यानी ये बेसिकली जो हेयर है आपके स्टिंग की तरीके से वर्क करते हैं। और अगर कोई यहाँ से गुजर रहा है और उसकी बॉडी अगर इसके कांटेक्ट में आ जाती है तो ये जो शार्प कॉर्नर्स हैं इस पर्टिकुलर लीव्स के, वो बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करा देते हैं? अगेन फॉर्मिक एसिड और मैथेनोइक एसिड इंजेक्ट करा देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन और जलन महसूस होनी शुरू हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर दर्द देता है तो उसकी दवा भी देता है। तो अगर ऊपर वाले ने ये दर्द दिया है कहीं भी तो इसी के आसपास एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग प्लांट। ठीक है ना। तो जो वहीं के नेटिव्स होते हैं वो उसको बड़ी तरीके आसानी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये आस ही पास जहाँ पर नेटल प्लांट होता है वहीं पर ये डॉग प्लांट भी मिलता है। इसका कैरेक्टर कैसा होता है? बेसिक कैरेक्टर होता है। और बेसिक कैरेक्टर होने की वजह से अगर नेटल प्लांट के जो स्टिंगी हेयर हैं वो आपकी जो स्किन अगर उनके कांटेक्ट में आ गई है तो तलाश कीजिए वहाँ पर डॉग प्लांट मिल जाए, इनकी लीव्स को पीस कर वहाँ पर रगड़ दीजिए। तो बेसिक कैरेक्टर होने की वजह से जो एसिड जनरेट किया है नेटल प्लांट ने, जो एसिड इंजेक्ट किया है आपकी बॉडी में, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करेंगे। एंड सिमिलरली रेड आंट या फिर हनी बी स्टिंग अगर आपको लग जाता है और आपको इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका एक आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी बताई गई थी कि घर पे आपके बेकिंग सोडा रखा होता है, उसको आप हल्का सा पानी मिला के उस पर्टिकुलर जगह पे क्या करें, अगर आप रगड़ दें तो क्या होगा, जो फॉर्मिक एसिड या फिर मैथेनोइक एसिड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज होगा तो आपकी जो इरिटेशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हम लोग कैसा महसूस करेंगे? अच्छा महसूस करेंगे और रिलीफ महसूस करेंगे। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। मैंने H और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन के वेरी होने पर pH की वैल्यू कैसे बदलती है आज आपको ये बताया।
पीएच की वैल्यू मेजर कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये बताया। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है ये समझाया आपको। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ पीएच जो कि डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में या फिर नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।